ठीक है। हाँ। So now starting with the disease encephalitis. I think I have started the streaming. Just let me check once. Okay, streaming is started. Um, so encephalitis. It is another name for encephalitis is Japanese encephalitis. Why it is known as encephalitis? Because in this disease condition, the brain inflammation is seen. Inflammation of the brain is seen, and we know for brain के लिए term use करते हैं encephalon और itis word use होता है inflammation के लिए. So brain का inflammation mainly देखने को मिलता है. That's why it is known as encephalitis. So it's a viral disease. It is caused by the Japanese encephalitis virus, and फैमिली इज द फ्लेविपिरिडे. फ्लेविपिरिडे में भी फ्लेविपिरिडे की बात करें तो जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देन ऑप्शन में जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस नहीं मिलता, मेनली ऑप्शन में मिलता है फ्लेवी वायरस. सो इट इज अ वायरल डिसीज caused by the flavivirus. Then affected animals are pigs, waterfowl, horses, humans. So humans, because it's a zoonotic disease, that's why humans are affected. एंड देन वाटरफॉल आर कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिजर्वोयर. नेचुरल रिजर्वोयर का मतलब है कि इसमें क्लिनिकल साइन मेनली शो नहीं होते, बट इसके अंदर वायरस बना रहता है और ये दूसरों को इन्फेक्शन फैलाता है. दैट्स वाई वाटरफॉल इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिजर्वोयर. नेचुरल रिजर्वोयर आर द एनिमल्स और बर्ड्स which do not show clinical sign, but they can transmit the virus or bacteria or any other pathogenic agent to the um, other susceptible animals or humans or birds. Another thing, vector is the mosquito, and it is mainly caused by the Culex species. और Culex species में भी specific है Culex tritineurincus. So Culex tritineurincus से mainly होता है. Then mosquito को अगर हम कंट्रोल कर लें, अगर हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, then the disease can be controlled. So vector is the mosquito, which is especially the Culex species, और Culex में भी Culex tritineurincus. So कुछ बातें जो याद रखने के लिए हैं वो ये हैं कि etiology of the encephalitis और Japanese encephalitis disease is flavivirus. सेकेंड, वाटरफॉल जो है वो नेचुरल रिजर्वोयर है. थर्ड बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो से डिसीज फैलती है, और वेक्टर इसमें है क्यूलेक्स मॉस्किटो. रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड एज अ मॉस्किटो बोर्न डिसीज इन असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी. असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्ट यूपी के, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी के रीजन में मेनली देखने को मिलती है ये बीमारी. एंड इट इज अ मॉस्किटो बोर्न डिसीज बिकॉज इट द मेन वेक्टर इज अ मॉस्किटो. पिग्स एंड वाटरफॉल सर्व एज प्राइमरी रिजर्वोयर और एम्पलीफायर होस्ट. पिग एंड वाटरफॉल इसमें प्राइमरी रिजर्वोयर, नेचुरल रिजर्वोयर, एम्पलीफायर होस्ट का काम करते हैं. एम्पलीफायर होस्ट का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर होस्ट का मतलब होता है कि कोई भी वायरस किसी होस्ट में गया, देन वो होस्ट जो है उस वायरस की विरुलेंस को, उसकी पैथोजेनिसिटी को जब इंक्रीज कर देता है, देन सच अ होस्ट इज नोन एज एम्पलीफायर होस्ट. So pigs and waterfowl serve as primary reservoir. Then the zoonotic significance in humans, disease can be fatal and may cause permanent damage to nervous system. Humans में disease fatal हो सकती है and may cause permanent damage to nervous system. जब भी human में Japanese encephalitis disease देखने को मिलती है तो डेथ के चांस ज्यादा रहते हैं बिकॉज इट इज फेटल. इट कैन कॉज डेथ इन द ह्यूमंस. एंड नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस होंगे दैट कैन बी परमानेंट. इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्वस सिस्टम. सो ह्यूमंस में एक तो डिसीज डेथ कराती है यानी कि फेटल है. एंड सेकंड बात जो इम्पोर्टेंट है कि इट मे कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्वस सिस्टम. देन
क्लिनिकल साइंस इन एनिमल्स प्राइमरली पिग्स एंड हॉर्सेस। क्लिनिकल साइंस क्या शो होंगे एनिमल्स में, खास करके पिग और हॉर्स में? सो पिग्स में अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ऑर्काइटिस इन मेल पिग्स। ऑर्काइटिस मेल पिग में है, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ फीमेल पिग में है। सो what is the basic difference or for what the term abortion and stillbirth stands for? अबॉर्शन और स्टिल बर्थ में क्या बेसिक अंतर है? अबॉर्शन मतलब, अबॉर्शन का मतलब, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ दो टर्म है और दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि अबॉर्शन में जो बच्चा एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल, so that is not viable. The not viable means that it can be before the end of the होल ट्राइमेस्टर। मतलब कि जो पूरा टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड जैसे कि 9 मंथ का अगर टाइम पीरियड है बच्चे के डेवलप होने का, और 7वें मंथ में या 6th मंथ में या 5th मंथ में जब बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है, देन इट इज अबॉर्शन। बट इफ द एक्सपेल आउट ऑफ द fetus is after the completion of the gestation period and the fetus can be viable if it was born live। अगर पूरे 9 मंथ होने पे फीटस पैदा होता है देन, और वो मरा हुआ पैदा होता है, देन इट इज स्टिल बर्थ। सो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ। की अबॉर्शन जो है, it will be it will occur at the time in which the viability of the fetus is questionable or the fetus is not viable, but in the case of stillbirth the fetus is viable। Then another is orchitis. Orchitis means inflammation of testicles or testis. Then in the case of horses, we find high fever, neurological signs like incoordination, neck stiffness, blindness, and paralysis as the main clinical signs। इनकोऑर्डिनेशन मीन्स एनिमल्स जो है जब चलेगा तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं चल पाएगा। एंड द नेक स्टिफनेस, that the neck region or the muscles of the neck region get stiff, and then the blindness and paralysis। Then transmission. The disease is transmitted through bite of Culex mosquito, which breeds in paddy field। जो धान के जो खेत होते हैं, जो चावल के जो खेत होते हैं, उसमें ये मॉस्किटो ब्रीड करता है, वहां पे इसका प्रजनन होता है, और फिर देन दिस मॉस्किटो बाइट द एनिमल एंड ट्रांसमिट द वायरस। सो पिग से मॉस्किटो, मॉस्किटो से ह्यूमन और हॉर्स में मेनली ये डिसीज फैलती है। Pig is considered as an amplifier host. Then from pig, the virus comes to the mosquito, and from mosquito, the virus comes to the human or horse। So, अगर पैडी फील्ड के आसपास के क्षेत्र में जो एनिमल होंगे दैट आर मच मोर ससेप्टेबल टू द डिसीज एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि पैडी फील्ड के आसपास के क्षेत्र में हैं, वो ज्यादा इस डिसीज के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है एज कम्पेयर टू द अदर। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन, यूज ऑफ जेई वैक्सीन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में तो जेई, जेई मतलब जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। ह्यूमंस में जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन यूज होती है, लेकिन एनिमल्स में अभी भी इसकी कोई रूटीन वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। मॉस्किटो कंट्रोल लेकिन किया जा सकता है। लार्विसाइड अगर आप यूज करें, व्हाट इज लार्विसाइड? लार्वी मतलब लार्वा, एंड साइड मींस दैट कैन किल। Larvicides are the chemicals that can kill the larva of the mosquito। So एग्जाम्पल है इसमें टेमोफोस। टेमोफोस एक ऐसा केमिकल है जो मॉस्किटो के लार्वा को खत्म कर देता है। तो यदि हम मॉस्किटो के लार्वा को खत्म कर दे तो अडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाएगा, और जब अडल्ट मॉस्किटो की पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो फिर जापानीज एंसेफेलाइटिस ट्रांसमिट भी नहीं होगा। So for the mosquito control, one can use the larvicide, that is Temophos, and apart from the larvicide, one can also use the mosquito nets। Mosquito nets आते हैं हिंदी में ऐसे मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, तो मच्छरदानी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड, स्वाइन मैनेजमेंट, कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन ड्वेलिंग्स। अगर हमें ह्यूमन में इन्फेक्शन को होने से रोकना है तो पिग्स को हमें ह्यूमन जहाँ रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग्स, ह्यूमन के जो घर हैं, ह्यूमन की जो लोकेलिटी है, वहां से अगर हम पिग्स को दूर रखें, देन वन कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। सो स्वाइन मैनेजमेंट अगर हम कर लें, मॉस्किटो कंट्रोल कर लें, वैक्सीनेशन कर लें, then these are some steps that which that can help in the prevention of the disease।
So in the Japanese encephalitis, the major things which can come to the exam is the etiology of the Japanese encephalitis virus. It is caused by the flavivirus. Then another thing, amplifier host. It is pig and butterfowl. Pig and butterfowl is it's a protozoan disease and it's caused by the Trypanosoma evansii. It is caused by Trypanosoma evansii. I think the streaming is going on. Okay. So it is caused by the Trypanosoma evansii, and affected animals are camel, horse, cow and buffalo. Mainly camel and horse are mainly affected. Cow और buffalo में भी ये डिसीज मिलती है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैमल और हॉर्स के लिए. वेक्टर है इसका हॉर्स फ्लाई का नाम है टेबनस मॉस्किटो. इसके अलावा स्टोमोक्सिस कैल्सिट्रेंस नाम की जो फ्लाई है, दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ vector or mechanical carriers. Mechanical carriers means that these carriers, whether horsefly or tapetus, मॉस्किटो, स्मोटॉक्सिस, स्टोमोक्सिस, ये सब के सब जो है डिसीज को कैरी करते हैं, इस प्रोटोजोआ को फैलाते हैं ससेप्टेबल एनिमल में. Then regional characteristics. Regarding the regional characteristics, predominantly found in arid and some semi-arid regions of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. डिसीज से मेनली कहाँ प्रेवलेंट है, तो ये मेनली प्रेवलेंट है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. देन in Rajasthan, disease proves highly fatal in camels and is referred to as surra or sura. पर एक टर्म आया है एरिड और सेकंड टर्म है सेमी एरिड. इनका मतलब पता है, एरिड और सेमी एरिड. एरिड का मतलब होता है शुष्क, जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है, और सेमी एरिड का मतलब होता है जहाँ पे ड्राइनेस है बट इतनी ज्यादा नहीं है. तो शुष्कीय क्षेत्र, और हिंदी में बोलते हैं शुष्कीय क्षेत्र और अर्ध शुष्कीय क्षेत्र. So it is predominantly found in arid and semi-arid regions of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. In Rajasthan, disease proves highly fatal in camels and is referred to as surra or sura. राजस्थान में ये जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा डेथ कराती है कैमल्स में, एंड कैमल्स में ये ज्यादा डेथ कराती है, इसलिए कैमल्स में इसका दूसरा नाम है सुर्रा और सूरा. एंड सेकेंड थिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज तीबरसा इन कैमल्स. कैमल्स में इसका दूसरा नाम तीबरसा भी है. उसका रीजन ये है कि 3 साल तक चलने वाली क्रोनिक डिसीज है, एंड सिंस इट्स अ क्रोनिक डिसीज, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज तीबरसा. Incidence of disease is higher during summer season due to increased prevalence of horseflies. हॉर्सफ्लाई की प्रेवलेंस की वजह से हॉर्सफ्लाई बहुत लंबे टाइम तक, मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉर्सफ्लाई की संख्या बढ़ जाती है. हॉर्सफ्लाई का कॉमन नेम क्या है? हॉर्सफ्लाई का कॉमन नेम है टेबनस फ्लाई. सो हॉर्सफ्लाई का जो कॉमन नाम है वो हॉर्सफ्लाई का साइंटिफिक नेम है टेबनस. सो टेबनस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में, इसलिए ये डिसीज मेनली समर सीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी. So incidence of this disease is higher during summer season due to increased prevalence of horsefly. Then the clinical symptoms. Clinical symptoms की बात करें तो intermittent fever. Intermittent fever means high fever followed by return to normal then rising again. मतलब इंटरमिटेंट फीवर की रुक रुक के बुखार आता है. पहले बुखार आएगा, फिर ठीक हो जाएगा टेम्परेचर, फिर कुछ दिन बाद फिर से बुखार आएगा, फिर कुछ दिन बुखार रहेगा, फिर से ठीक होगा, फिर से बुखार आएगा. सो सच अ फीवर इज नोन एज इंटरमिटेंट फीवर, क्योंकि लगातार बुखार इसमें नहीं आता, तो रुक रुक के बुखार आता है. सच अ फीवर, ऐसे बुखार को कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर. सो इंटरमिटेंट फीवर इसमें देखने को मिलेगा. इसके अलावा सीवियर अनीमिया, बहुत ज्यादा इसमें अनीमिया देखने को मिलेगा. एनिमल को बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी. एमेसिएशन देखने को मिलेगा. एमेसिएशन मीन्स बॉडी वीक होती जाएगी, मसल लॉस होगा और बिल्कुल हड्डियां दिखने लगती हैं. सो सीवियर अनीमिया एंड एमेसिएशन विल बी सीन. देन स्वेलिंग अराउंड आईज, लेग्स एंड अंडर जॉ, आंखों के चारों ओर, पैरों में और जॉ के नीचे. जॉ मीन्स ये जो जबड़ा है एनिमल का, तो जॉ के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलेगी. एडेमा का रीजन सेम, लॉस ऑफ द प्रोटीन, डिक्रीज इन द प्रोटीन लेवल. देन वीकनेस, लेथार्जी, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ. वीकनेस क्योंकि अनीमिया है तो कमजोरी बहुत देखने को मिलेगी. लेथार्जी मीन्स आलस आएगा एनिमल को, एनिमल की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एनिमल एक्टिव नहीं रहेगा और एंड में उसकी डेथ हो जाएगी. So these are some clinical symptoms, and then
ट्रांसमिशन की बात करें तो डिसीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है थ्रू बाइट ऑफ द हॉर्स फ्लाइज ऑफ टेबनस एंड अदर बाइटिंग इंसेक्ट्स. So the disease is mechanically transmitted through bite of horsefly or tabanus and other biting insect. Other biting insect में कुछ मस्कीटो हैं, कुछ फ्लाइज हैं जैसे कि स्टोमोक्सिस कैल्सिट्रेंस. देन डायग्नोसिस की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपेनोसोम्स इन ब्लड स्मीयर. अगर हम ब्लड स्मीयर बनाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, देन वी कैन सी दी ट्रिपेनोसोम्स. और ट्रिपेनोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको पहचानना थोड़ा सा इजी है कि इनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. तो ब्लड स्मीयर में जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं एंड इट इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई. अगेन ब्लड स्मीयर की स्टेनिंग हम किससे करेंगे? सो ब्लड स्मीयर कैन बी स्टेन्ड बाय लिशमान स्टेन, जिम्सा स्टेन और मेथिलिन ब्लू स्टेन. किसी भी स्टेन से हम कर सकते हैं स्टेनिंग. ब्लड स्मीयर बनाने का प्रोसीजर क्या है? सो ब्लड स्मीयर कैन बी मेड बाय जस्ट टेक अ ड्रॉप ऑफ द ब्लड and on a clean glass slide, and then with the help of the other glass slide that is called as spreader slide. स्प्रेडर स्लाइड की हेल्प से उस ब्लड की ड्रॉप को हम खींचते हैं, उस पर मतलब कि एक स्मीयर बनाते हैं. और स्मीयर जो बेस्ट स्मीयर उसका शेप कैसा होता है? टंग शेप्ड स्मीयर को सबसे बेस्ट माना गया है. सो स्मीयर शुड बी थिन एनफ as well as tongue shaped. Such a smear is considered as the best smear. Serological tests like CATT and ELISA can be done. ELISA, again it's an important serological test. Then how one can control this disease and what is the treatment which one should prefer? So ट्रीटमेंट की जब बात कर आती है तो इसमें क्यूनापायरामिन सल्फेट नाम की जो मेडिसिन है, दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर सुर्रा. सुर्रा के केस में, ट्रिपेनोसोमियासिस के केस में, तीव्रता के केस में जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज क्यूनापायरामिन सल्फेट. इसके अलावा डाइमिनाजिन एसिटोरेट इज आल्सो हेल्पफुल, बट अगर ऑप्शन में दोनों में से एक को चुनना पड़े देन द आंसर विल बी क्यूनापायरामिन सल्फेट. अच्छा, एक ड्रग का नाम आया डाइमिनाजिन एसिटोरेट. डाइमिनाजिन एसिटोरेट जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो मेनली कौन सी डिसीज की ड्रग ऑफ चॉइस है? बिकॉज ट्रिपेनोसोमियासिस में तो वो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी किस में है? इट इज प्राइमरी फॉर द बबेशियोसिस. बबेशियोसिस में मेनली जो ड्रग दी जाती है दैट इज डाइमिनाजिन एसिटोरेट. डाइमिनाजिन डाइएसिटोरेट या डाइमिनाजिन डाइएसिटोरेट. ओके. और थिलेरियसिस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है? थिलेरियसिस की मेन ड्रग कौन सी है? तो थिलेरियसिस की मेन ड्रग है ब्यूपरवाक्यून. सो ब्यूपरवाक्यून मेनली देते हैं थिलेरियसिस में, और डाइमिनाजिन एसिटोरेट मेनली देते हैं बबेशियोसिस में, और क्यूनापायरामिन सल्फेट मेनली देते हैं ट्रिपेनोसोमियोसिस में. देन इंसेक्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? कि स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल हॉर्स फ्लाइज. अगर हम इंसेक्टिसाइड क्या होता है? साइड मीन्स टू किल, और इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड. So insecticide we can use just to control the horsefly, just to kill the horsefly so that the population of the horsefly can be controlled. So trypanosomiasis. ओके. ट्रिपेनोसोमियोसिस में जो मेन कुछ बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए, दैट इट इज कॉज्ड बाय द मेनली ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, एंड देन इट इज अ क्रोनिक डिसीज. एक्यूट और क्रोनिक में से पूछा कभी क्वेश्चन आए तो ये क्रोनिक डिसीज है, खास करके कैमल्स में, एंड इट इज नोन एज सुर्रा एंड तीवर्सा इन द केस ऑफ कैमल्स. ड्रग ऑफ चॉइस इज क्यूनापायरामिन सल्फेट, एंड it is mainly transmitted by the tabanus fly, mosquito and Stomachus calcitrans. बट मेनली जो एमसीक्यूज में ऑप्शन जो आएगा पेपर में वो मेनली टेबनस रहता है, ना कि स्टोमोक्सिस और मॉस्किटो. हो सकता है ऑप्शन में हो, अगर ऑप्शन में तो फिर ऑल द अबव चला जाएगा आंसर. बट मेनली जो चीजें जो ऑप्शन जो कुछ उसमें आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, वो होता है टेबनस. तो टेबनस या हॉर्स फ्लाई मेनली ट्रांसमिट करते हैं ट्रिपेनोसोमियोसिस को. ये 4-5 पॉइंट स्पेशली पता हो. इसके बाद नेक्स्ट डिसीज की बात करें, सो नेक्स्ट डिसीज इज मिल्क फीवर और पार्चुरेंट पेरिसिस. अगेन इंपॉर्टेंट डिसीज है, बहुत कॉमनली फील्ड में मिलती है. मिल्क फीवर
और इसका जो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें मिल्क फीवर के ऊपर क्वेश्चन था। और मिल्क फीवर एक ऐसी डिसीज है जिसमें फीवर इज नॉट द मेन क्लिनिकल साइन। फीवर इसमें देखने को नहीं मिलता, फिर भी इसका नाम मिल्क फीवर है। तो ये बात इसकी इम्पोर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसीज, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसीज। अभी तक जो हमने डिसीज पढ़ी वो इन्फेक्शियस डिसीज थी और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ metabolic which of the following in which of the following metabolic disease fever is mainly found। एंड ऑप्शन था मिल्क फीवर और और भी कई सारे कीटोसिस, इस तरीके के ऑप्शन थे। सो मिल्क फीवर में मेनली फीवर नहीं मिलता, इसके नाम में ही फीवर है। ये बात याद रखने की है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, एक बात ये उठी कि इन्फेक्शन, अब तक जो डिसीज पढ़ी वो इन्फेक्शियस डिसीज थी, जबकि अब जो डिसीज पढ़ रहे हैं मिल्क फीवर जो है वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो पहली बात तो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, मालूम है एक बात। सो इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब होता है कि द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, रिकेट्सिया, अर्लीचिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, फंजाई, क्लेमाइडिया एंड एनी अदर। तो ऐसी डिसीज जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट से होती है, ऐसी डिसीजेस को कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। जबकि ऐसी डिसीज जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती, दैट आर टर्म्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जांपल्स हैं कि डिसीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, मिनरल की कमी से, विटामिन की कमी से, या विटामिन की एक्सेस से भी बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमी से, किसी मिनरल की एक्सेस से भी बीमारी हो सकती है। सो द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी और बाय एक्सेस ऑफ विटामिन और मिनरल आर टर्म्ड एज are considered as non-infectious disease. Then some metabolic diseases like ketosis, like milk fever, PPH, post-parturient hemoglobinuria, such diseases, ऐसी metabolic diseases को भी non-infectious disease में रखा गया है। सेकंड, तो विटामिन और मिनरल की डिसीज मेटाबॉलिक डिसीज। इसके अलावा जेनेटिक डिसीजेस, जो जेनेटिक डिसीज होती हैं जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देन टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसे डिसीजेस को भी हम बोलते हैं, ऐसी डिसीजेस को भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में रखा गया है। देन जो ट्यूमर होते हैं, कैंसर होता है, ल्यूकेमिया है, दैट इज ऑल्सो mainly a non-infectious disease, but sometimes cancer is caused by virus। So अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है देन इट इज अ इन्फेक्शियस, बट मेनली ट्यूमर और कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस। सो पॉइजनिंग, किसी एनिमल ने कोई पॉइजन खा लिया है, जैसे यूरिया खा लिया है या फिर कोई प्लांट पॉइजन खा लिया है, कोई एनिमल पॉइजन खा लिया है, सो that poison diseases or toxicity diseases are considered as a non-infectious disease। तो अगर चार ऑप्शन आए कि which of the following is an example of non-infectious disease, तो ये हमको पहचानना आना चाहिए। या फिर हो सकता है चार ऑप्शन आ जाए, उसमें से पहचानना है कि कौन सी इन्फेक्शियस नहीं है, या कौन सी इन्फेक्शियस है, या कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है। सो एटलीस्ट नाम पता हो, ये मालूम है कि इसलिए डिसीज में कुछ पता हो या ना पता हो, बट उनकी एटोलॉजी जरूर पता हो, क्योंकि जब एटोलॉजी पता होगी तभी हम बता पाएंगे कि ये डिसीज इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है। सो अच्छा, एक स्टेटमेंट होता है कि all contagious diseases all contagious diseases are infectious, but all infectious diseases are not contagious। ये जो स्टेटमेंट मेडिसिन में और यूजी के टाइम में हम लोग बहुत सुनते हैं। ये सारी की सारी जो कंटेजियस डिसीज है वो इन्फेक्शियस हैं, लेकिन सारी की सारी जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो कंटेजियस नहीं है। इस स्टेटमेंट मालूम है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सारे के सारे पहले तो कंटेजियस का मतलब क्या है, इन्फेक्शियस और कंटेजियस में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। सो इन्फेक्शियस मीन्स द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट इज नोन एज इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसी डिसीज जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट से होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज।
और ऐसी डिसीज जो कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलती है, ऐसी डिसीज को बोलते हैं कंटेजियस डिसीज। तो ये अंतर है दोनों में कि इन्फेक्शियस डिसीज मींस द डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया और एनी अदर। Such a disease is known as infectious disease. And the disease which is transmitted from one animal to another is considered as a contagious disease. So the statement is all contagious diseases are infectious, but all infectious disease are not contagious. Okay, so by this, I think all of you have cleared the basic difference between infectious, non-infectious, contagious. So now come to the next topic, that's a milk fever or parturient paresis. Okay, one term is parturient paresis. एक तो parturient का मतलब क्या है और paresis का मतलब क्या है? Parturient मतलब कि after parturation and paresis वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें पैरालिसिस के साइन देखने को मिलते हैं. That's why it is known as paresis. Whenever the sign of paralysis are seen in a disease, then the word paresis is used. पैरालिसिस वर्ड मेनली पैरालिसिस के लिए यूज किया जाता है. सो मिल्क फीवर और पार्चुरेंट पैरालिसिस मेटाबॉलिक डिसीज है एक. इटियोलॉजी है इसकी हाइपोकैल्शियमिया. हाइपोकैल्शियमिया से होती है. हाइपोकैल्शियम का मतलब हाइपो मींस कम, कैल्शियमिया मतलब कैल्शियम, और ये जो एम आई है, जो मिया जो वर्ड मेनली यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन ब्लड के लिए. तो ब्लड में जब कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, whenever there is a decrease in the level of calcium in the blood, then it is called as hypocalcemia. अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तब क्या बोलेंगे इसको? हाइपरकैल्सेमिया. यूरिया का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तब उसको बोलते हैं यूरेमिया. सो हाइपो मीन्स डिक्रीज, calcium is used for calcium, and Mia or Mi is term used to come for the blood. So decrease in the calcium level in the blood is termed as hypocalcemia, and it's a metabolic disease. Why it is metabolic disease? Because it is related to the body metabolism. बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसीज. अफेक्टेड एनिमल्स की बात करें, अफेक्टेड एनिमल्स हैं इसके हाई एंडिंग काउस एंड बफेलोस. वाई हाई एंडिंग काउस एंड बफेलोस? क्योंकि हाई एंडिंग काउ जो है, हाई एंडिंग बफेलो जो है, सो उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा. मिल्क प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो उसमें कैल्शियम चला जाएगा मिल्क में. मिल्क में कैल्शियम जाएगा तो ब्लड में, बॉडी में इतना कैल्शियम बचेगा नहीं, एंड इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ, और इट विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया. So it is much more, or it is more common in the high yielding cows and buffaloes as compared to the low yielding animals. Then the key areas की बात करें तो mainly कहाँ पर इस mainly a disease prevalent है. It is most common or more common in dense dairy regions of Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. This milk fever is more prevalent in the dairy region of Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. गुजरात में कौन सी डेयरी है जो इंडिया में फेमस है? अमूल. अमूल का ऑफिस, अमूल की स्टार्टिंग मेनली गुजरात में हुई थी. और अमूल का फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है अमूल का फुल फॉर्म. देन रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स observed more frequently in high yielding cows and buffaloes around time of calving, जब from 48 hours before to 24 hours after delivery. So it is more common in the high yielding cattle and buffalo, high yielding cows and buffalo, and it is usually seen around the time of calving, either 48 hours before calving or 24 hours after delivery or calving. calving मतलब बच्चा देने की जो कैटल बफेलो में प्रक्रिया है उसको बोलते हैं calving. तो जब बच्चा होने वाला होता है उसके 48 घंटे पहले या फिर 24 घंटे के बाद मेनली ये डिसीज के होने का खतरा ज्यादा रहता है. It is more common around 48 hours before and 24 hours after the delivery. Risk of disease is higher during summer season. ये disease ज्यादा है summer season के समय. This disease is more common during the summer season. Then clinical symptoms की बात करें, clinical symptoms में तो mainly इसमें 3 stages देखने को मिलती हैं. This disease, the clinical signs of this disease
सीन इन द थ्री स्टेजेस। स्टेज वन में लेथार्जी, एनिमल इनएक्टिव रहेगा, पड़ा रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनिमल खाना पीना छोड़ देगा, और खाना खाएगा नहीं एनिमल तो वीकनेस आ जाएगी। और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल रहता है या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा, पर फीवर नहीं आएगा। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल और स्लाइटली लो। So lethargy, loss of appetite, weakness, and body temperature normal or slightly low. Then stage second अब आएगी टेंडेंसी टू लाई डाउन। अब एनिमल बिल्कुल ही जमीन पे ग्राउंड पे गिर जाएगा और अब उठेगा नहीं। टेंडेंसी टू लाई डाउन, डिप्रेशन, डिक्रीज्ड हार्ट रेट। अब धीरे धीरे जो हार्ट रेट है वो कम होती जाएगी एनिमल की। और बॉडी टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉडी टेम्परेचर गिरकर 37 डिग्री पे आ जाएगा। जबकि नाम में है फीवर, लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। देन थर्ड स्टेज में देखने को मिलेगा कोमा। एनिमल बिल्कुल ही कोमा में चला गया है, बेहोशी जैसी हालत में अनकॉन्शियस हो गया है। कंप्लीट पैरालिसिस, पूरी तरीके से बॉडी पैरालिसिस हो गई है। डेथ विथआउट ट्रीटमेंट, और अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो डेथ हो जाएगी। देन इसमें एक इम्पोर्टेंट जो साइन है वो है कि एस, इसकी जो बॉडी होती है इस कंडीशन में, जो एनिमल है वो कैसे किस तरीके से लेटा रहता है, किस स्टेज में, किस बॉडी पोस्चर में पड़ा रहता है। तो ये पड़ा रहता है एस शेप में। एनिमल की जो बॉडी है, एनिमल एस शेप में पड़ जाता है। गर्दन और पैर इस तरीके से रहते हैं। दैट एस अल्फाबेट फॉर्म्स। So S-shaped posture is mainly seen in milk fever. मिल्क फीवर बहुत ही कॉमन फील्ड में मिलता है, स्पेशली आफ्टर द पार्चुरेशन। देन हाउ वन कैन कंट्रोल दिस डिसीज एंड हाउ वन कैन ट्रीट दिस डिसीज। सो स्लो आईवी इंजेक्शन ऑफ 25% सीबीजी और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। लाइफ को बचाने के लिए मिली 25% सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यूज किया जाता है, और धीरे धीरे इसको आईवी देते हैं। स्लो आईवी देना चाहिए सीबीजी को। और एक जो बात है, वैसे ये बात सबको मालूम है फिर भी आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट सीबीजी की जो बोतल है वो कांच की आती है। जबकि सारी जो ड्रग्स है, मेनली जो ड्रग्स हैं वो जैसे वेदर डीएनएस, एनएस, आरएल, मेट्रोजेल, ये सारी प्लास्टिक में आती हैं। लेकिन सीबीजी कम्स इन द ग्लास बोतल, एंड ऑल दी थिंग वेदर डीएनएस, एनएस, आरएल, मेट्रोजेल ऑल कम्स इन द प्लास्टिक फॉर्म और प्लास्टिक बोतल। तो ये बात पता होना चाहिए। देन प्रिवेंशन, हाउ वन कैन प्रिवेंट द डिसीज। कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम की कमी से ही मेनली ये डिजीज हो रही है। तो अगर हम कैल्शियम ज्यादा दें खाने में, कैल्शियम रिच डाइट दें अगर एनिमल को प्रायर टू कार्विंग, बच्चा होने से पहले अगर हम कैल्शियम रिच डाइट देते हैं तो कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। दूसरा, विटामिन D3 दें अगर हम कार्विंग के समय। विटामिन D3 की बात क्यों उठ रही है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन D3 आपस में कोरिलेटेड है। सो अगर हम विटामिन D3 देते हैं कार्विंग के समय, एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम जेल, और कैल्शियम का जेल अगर हम ओरली पिलाते हैं एनिमल को, देन वन कैन प्रिवेंट दिस डिसीज ऑल्सो। लेट मी सी सम। ओके, सो डाइट में मेनली कैल्शियम की बीमारी है, कैल्शियम से रिलेटेड बीमारी है। अगर डाइट को मेंटेन करें तो इस डिसीज को रोकना बहुत इजी है। सो कैल्शियम रिच डाइट नीड्स टू बी गिवन बिफोर द कार्विंग और प्रायर टू कार्विंग। Then vitamin D3 should be given at the time of carving, and oral administration of calcium gel. Calcium gel should be given orally. Also mineral mixture दे सकते हैं। और बाकी कुछ चीजें जिसमें याद रखने वाली है, एक तो इसका सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, वो भी 25%। 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना है, ये बात पता होनी चाहिए इसकी ट्रीटमेंट में। सेकेंड बात जो पता होनी चाहिए कि इसमें फीवर नहीं आता, भले ही इसके नाम में फीवर है। दूसरा, एस शेप का कर्व बनता है बॉडी का, ये बात इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा हाई यील्डिंग एनिमल्स में मेनली डिसीज देखने को मिलती है, ये बात जरूरी है। और एक मेटाबॉलिक डिसीज है, ये पता होना चाहिए कि एक मेटाबॉलिक डिसीज है। लास्ट पेपर में मेरे फीवर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन था कि कौन सी डिसीज में फीवर
होता है या फीवर होता है, नहीं होता नहीं, मुझे याद है ये बात। क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर। सो देन सम एमसीक्यूज। नाउ द एमसीक्यू पार्ट में बात करें, कैपिलेरिया स्पीसीज स्टे इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड्स। अभी एमसीक्यू के भी बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेवल उनका बढ़ता जा रहा है, सो जस्ट डोंट बी डिप्रेस्ड। अगर कुछ नहीं बनता है देन जस्ट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो उसको उनको सीखना है। देन कैपिलेरिया स्पीसीज स्टे इन विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स। कैपिलेरिया स्पीसीज बॉडी के किस पार्ट में रहता है बर्ड्स के केस में। सो एदर इन द क्रॉप रीजन, एदर इन द इसोफेगस, या दोनों ही जगह या कहीं भी नहीं। सो कैपिलेरिया नाम का जो पैरासाइट है वो क्रॉप में भी और इसोफेगस में भी दोनों ही जगह प्रेजेंट होता है। सो आंसर विल बी बोथ। देन हेयर लाइक बम्स ऑफ पोल्ट्री, मतलब किस बर्म, हेयर लाइक बम किस पोल्ट्री के बर्म को बोला गया, या फिर कॉमन नाम किस बर्म का हेयर लाइक बम है। कैपिलेरिया स्पीसीज, एस्केरिडिया स्पीसीज, हेट्राकिस स्पीसीज, या स्ट्रोंगाइलस। सो आंसर विल बी कैपिलेरिया स्पीसीज। कैपिलेरिया को बोलते हैं हेयर लाइक बर्म ऑफ पोल्ट्री। हेयर लाइक बर्म ऑफ पोल्ट्री कौन सा है? कैपिलेरिया। एस्केरिडिया का कोई इंपोर्टेंट कैरेक्टर मालूम है? एस्केरिडिया के बारे में पिछली क्लास में ही बताया था कि लार्जेस्ट राउंड बम ऑफ पोल्ट्री इज एस्केरिडिया। लार्जेस्ट राउंड बम पोल्ट्री का कौन सा है? एस्केरिडिया। सो लार्जेस्ट राउंड बम ऑफ पोल्ट्री इज एस्केरिडिया। Then next question, which species of Capillaria is common in pigeons? पिजन में कौन सी स्पीसीज कैपिलेरिया की कॉमन है या कॉमनली मिल जाती है? कैपिलेरिया कॉन्टोटा, कैपिलेरिया एनुलाटा, कैपिलेरिया ऑप्सिग्नाटा, ऑल द अबव। Which species of Capillaria is common in pigeons? Capillaria contorta, Capillaria annulata, Capillaria obsignata, yeah, all the above. So answer will be Capillaria obsignata. ऑप्सिग्नेटा है, ऑप्सिग्नाटा जो स्पीसीज है कैपिलेरिया की वो पिजन में ज्यादा कॉमन है। देन ब्राइट रेड बम्स seen in glandular stomach of poultry is। ग्लैंडुलर स्टोमक है पोल्ट्री का, उसमें लाल कलर के चमकते हुए लाल कलर के बम्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है? टेट्रानियस स्पीसीज है, हेट्राकिस है, एस्केरिडिया स्पीसीज है, या फिर कैपिलेरिया स्पीसीज है। ब्राइट रेड बम्स सीन इन ग्लैंडुलर स्टोमक ऑफ पोल्ट्री इज आंसर विल बी टेट्रामियस स्पीसीज। Tetramius species are the bright red worms seen in glandular stomach of poultry. पोल्ट्री के बट शुड आई से पोल्ट्री के ग्लैंडुलर स्टोमक में जो लाल चमकते हुए बम्स देखने को मिलते हैं, दे आर टेट्रामियस स्पीसीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासाइट कॉजिंग गैप्स इन पोल्ट्री। ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी शायद आया था कि ऐसा पैरासाइट जो कि गैप्स करता है बर्ड्स में। गैप्स मतलब मुंह खोल के सांस लेती है बर्ड, मुंह खोल के सांस लेने को बोलते हैं गैपिंग। तो कौन से पैरासाइट की वजह से बर्ड्स में गैपिंग देखने को मिलती है? ऑप्शन है सिंगेमस ट्रैकिया, एस्केरिडिया गैलाई, स्ट्रोंगाइलस बल्गैरिस और शिस्टोसोमा नेसेरिस। सो ट्रैकिया से रिलेटेड एक ही ऑप्शन आ रहा है, सिंगेमस ट्रैकिया, सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो आंसर विल बी सिंगेमस ट्रैकिया। सिंगेमस ट्रैकिया is a parasite which causes gaps in case of poultry or birds. Sometimes it shows disconnection. Um, I don't know what is this. So,
So transport host of Synghamus trachea is earthworm. Okay. The red nematode of trachea in poultry is red nematode of trachea in poultry. पोल्ट्री में जो ट्रैकिया का रेड नेमेटोड किसको बोला गया है? ऑप्शन इज हेट्राकिस गैलेने, चिस्टोसोमा नीसेल, स्ट्रोंगेलस वल्गैरिस, सिंगेमस ट्रैकिया. So obviously trachea में जो red nematode है that is Synghamus trachea. So red nematode of trachea in poultry is Synghamus trachea. Then next, trematode of skin of poultry is trematode of skin of poultry, Colyricum faba, Phylloxera gallei, Echinostoma revolutum और प्रोस्थोगोरिमस मैक्रोर्चिस. स्किन का ट्रेमेटोड किसको बोलते हैं? कोलिरिक्लम कोलिरिक्लम फेबा, फिलोक्थेलस गैलाई, एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम या प्रोस्थोगोनिमस मैक्रोर्चिस. So answer will be Colyricum faba. Trematode of skin of poultry is Colyricum faba. Then next, trematode of intestine of poultry. इंटेस्टाइन का ट्रेमेटोड किसको बोलते हैं? पोल्ट्री का trematode of intestine of poultry is, then the options are same: Colyricum faba, Phylloxera gallei, Echinostoma revolutum or Prostogonemus macroorchis. Answer will be Echinostoma revolutum. Echinostoma revolutum तो ट्रेमेटोड है इंटेस्टाइन का, और स्किन का ट्रेमेटोड है Colyricum faba. Then next, intermediate host of Echinostoma revolutum. Echinostoma revolutum का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है? टेडपोल. टेडपोल टेडपोल क्या होता है? जो यंग स्टेज होती है फ्रॉग में, जब तक फ्रॉग पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, तो उसको टेडपोल बोलते हैं. टेडपोल से पूरा अडल्ट यंग फ्रॉग देखने को बाद में फ्रॉग में कन्वर्ट होता है टेडपोल. सो टेडपोल, फिश, स्नेल या क्रैब, इसमें से किसको माना गया है इंटरमीडिएट होस्ट? तो क्योंकि ये जो पैरासाइट है वो लगभग पानी में सभी स्पीसीज में मिलता है. अगर क्रैब की जगह ऑप्शन ऑल द अबव होता, टेडपोल, फिश और स्नेल में से अगर ऑप्शन ऑल द अबव होता, देन ऑल द अबव आंसर विल बी द बेस्ट. लेकिन क्योंकि इस चार में से अगर एक को चुनना पड़े, देन द ऑप्शन विल बी स्नेल. But also tadpole and fish also act as an intermediate host, but the main intermediate host is snail. बट अगर टेडपोल, फिश और स्नेल और ऑल द अबव, क्रैब में तो बिल्कुल ही नहीं होता. क्रैब की जगह अगर ऑल द अबव ऑप्शन होता, देन द आंसर विल बी ऑल द अबव. बट अगर इन चारों में से एक वो है, देन आंसर विल बी स्नेल. नेक्स्ट, प्रोस्थोगोनिमस स्पीसीज इज फाउंड इन विच ऑर्गन्स ऑफ फाउल. प्रोस्थोगोनिमस जो स्पीसीज है वो कौन से ऑर्गन में देखने को मिलती है? बर्ड के कौन से ऑर्गन में मेनली देखने को मिलता है? तो किडनी और लिवर में प्रोस्थोगोनिमस. देन लिवर बर्सा, बर्सा ओविडक्ट या ब्रेन और हार्ट. आंसर विल बी बर्सा ओविडक्ट. बर्सा और ओविडक्ट में एक प्रोस्थोगोनिमस नाम की स्पीसीज देखने को मिलती है. देन नेक्स्ट इज द ट्रेमेटोड ऑफ किडनी ऑफ पोल्ट्री इज. ट्रेमेटोड ऑफ किडनी ऑफ पोल्ट्री इज, किडनी का ट्रेमेटोड किसको बोला है? तो कॉलेरिकुलम फेबा नहीं हो सकता क्योंकि वो स्किन का ट्रेमेटोड है. फ्लुक्थेलस गैलाई, एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम नहीं हो सकता, और यूकोटाइल यूकोटाइल नेफ्राइटिका. सो आंसर विल बी यूकोटाइल नेफ्राइटिका. सेकंड, इसके नाम में भी नेफ्राइटिक शब्द आया है, एंड वी नो कि किडनी के लिए नेफ्राइटिक वर्ड इज यूज्ड. So यूकोटाइल नेफ्राइटिका. Then intermediate host of Prostogonemus species are. Prostogonemus species के intermediate host क्या हैं? क्या पहला intermediate host कॉकरोच है और दूसरा स्नेल है, या पहला स्नेल है दूसरा कॉकरोच है? Then first dragonfly and second water snail, or first water snail and second dragonfly.
सो जब इंटरमीडिएट होस्ट की बात करते हैं दोस्तों गोलेमस स्पीसीज की, तो पहला तो है वाटर स्नेल पहला है, और सेकंड है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई देखा है सबने, छोटा सा बरसात के समय जो कीड़े आते हैं, दैट इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई। So first intermediate host for Phosphogonimus species is water snail and second is the dragonfly. Trematode in blood vessels of poultry. Blood vessels का trematode किसको बोला है? Trematode in blood vessels of poultry is Polyreclum faba. So Polyreclum flava नहीं, Polyreclum faba नहीं हो सकता because Polyreclum faba तो स्किन का trematode है। बिलहार्जिया पोलोनेका, एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम नहीं हो सकता। देन यूकोटाइल नेफ्रेटिका जो है किडनी का है। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बिलहार्जिला पोलोनेका। बिलहार्जिला बिलहार्जिला पोलोनेका इज द ओनली ऑप्शन। सो बिलहार्जिला पोलोनेका जो है वो ट्रेमाटोड ऑफ ब्लड वेसल्स है। देन ट्रेमाटोड ऑफ आई ऑफ पोल्ट्री, कोलोरिक्लम फेबा, बिलहार्जिला पोलोनेका, एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम और फिनोप्थेल्मस गैलाई। तो ऑप्थेल्मस शब्द आया हुआ है नाम में, और ऑप्थेल्मस शब्द हमें मालूम है कि आंख के लिए ही आता है, आई के लिए ही मेनली ऑप्थेल्मस वर्ड आता है, इसीलिए आंसर विल बी डी, फिलोप्थेल्मस गैलाई। देन नेक्स्ट, ट्रेमाटोड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेमाटोड कौन सा है? अब तो मुझे लग रहा है सबको नाम भी याद हो गए होंगे कि कौन सा कहाँ का है। कॉलीरिक्लम फेबा स्किन का है, बिलहार्जिला पोलोनेका ब्लड वेसल का है, फिलोप्थेल्मस गैलाई आई का है। तो पहला ऑप्शन बच रहा है टिफ्लोसीलम क्यूक्यूमेरिनम। टिफ्लोसीलम क्यूक्यूमेरिनम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेमाटोड है। देन नेक्स्ट है, तो मुझे लग रहा है आज की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ट्रेमाटोड तो सबको याद हो गए होंगे कि कौन सा ट्रेमाटोड कहाँ का है। स्किन का ट्रेमाटोड है कॉलीरिक्लम फेबा। बिलहार्जिला पोलोनिका कहाँ का है? ब्लड वेसल का। टिफ्लोसीलम क्यूक्यूमेरिनम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिनोप्थेल्मस गैलाई है, फिनोप्थेल्मस गैलाई कहाँ का है? आई का। देन एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम कहाँ का है? इसी सी पे जो एक ऑप्शन दिया है ना एकाइनोस्टोमा रेवोल्यूटम, ये कहाँ का है? इंटेस्टाइन का। और यूकोटाइल नेफ्रेटिका कहाँ का है? किडनी का। तो यही 7-8 है मेन मेन। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिनोनिम ऑफ आरडी इज, रानी की डिसीज का सिनोनिम क्या है? डॉयल्स डिसीज, एवियन नीमोएन्सेफेलाइटिस, न्यूकैसल डिसीज, ऑल द अबव। सो आरडी मतलब रानी की डिसीज को दूसरा नाम है न्यूकैसल डिसीज, एक बात कंफर्म है। देन क्योंकि इसमें डॉयल्स फॉर्म मिलता है, इसके कई सारे फॉर्म है हमें मालूम है एक बात, जैसे कि डॉयल्स फॉर्म, हेचनर फॉर्म, ब्यूडेट फॉर्म, बीच फॉर्म, असिम्प्टोमेटिक फॉर्म। तो इसलिए इसका एक नाम डॉयल्स डिसीज भी है। अब एक क्योंकि न्यूमो मतलब कि रेस्पिरेटरी और एनसेफेलो मतलब कि नर्वस सिस्टम, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कराता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एवियन न्यूमो एन्सेफेलाइटिस। एवियन क्योंकि बर्ड्स में करा रहा है, न्यूमो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और एन्सेफेलो मतलब ब्रेन, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इसलिए सिनोनिम इसके आंसर होगा ऑल द अबव। इसको डॉयल्स डिसीज भी बोलते हैं, देन एवियन न्यूमो एन्सेफेलाइटिस भी बोलते हैं, और इसको न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। साइन सीन इन ह्यूमंस इन आरडी, ह्यूमंस में कौन सा साइन देखने को मिलता है आरडी के केस में? तो कंजक्टिवाइटिस, इंटरमिटेंट फीवर, ऑर्काइटिस और डर्मेटाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब कि कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन। इंटरमिटेंट फीवर तो कई बार बताया है कि रुक रुक के फीवर जो आता है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ऑर्काइटिस का मतलब होता है कि टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का इन्फ्लेमेशन। सो ह्यूमंस के केस में मेनली कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। फिर एक्टिविटी ऑफ लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ एनसीडी वायरस पार्टिकल्स इज, एनसीडी वायरस पार्टिकल में जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका काम क्या है? तो पहली बात तो एनसीडी मतलब कौन सा? न्यूकैसल डिसीज। न्यूकैसल डिसीज वायरस की यहाँ बात हो रही है।
फिर दूसरी बात यह है कि ये ऑप्शन देखें तो एबिलिटी ऑफ वायरस एनवलप टू फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन। क्या ये जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन है वो हेल्प करता है वायरस के एनवलप को सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कराने में, मतलब कि वायरस के एनवलप को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने में हेल्प करवाता है क्या? सेकंड है कि हिमेग्लूटिनेशन, तीसरा है न्यूरामिनिडेज, और डी है बोथ बी एंड सी। सो आंसर विल बी, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बताऊं कि जो एनसीडी वायरस होता है, न्यूक्लियोसाइल डिसीज वायरस होता है, इसमें इसके जो एनवलप है, इट्स एनवलप्ड वायरस। तो इसका जो एनवलप होता है इसमें दो प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं, लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन और स्मॉलेस्ट प्रोजेक्शन। तो बड़े वाले प्रोजेक्शन होते हैं और एक छोटे वाले प्रोजेक्शन होते हैं। और इसमें ये जो वायरस, इसमें दो प्रोटीन है, एच एन और एफ। एच एन का मतलब क्या है? एच मतलब हीमोग्लूटिनिन और एन का मतलब न्यूरामिनिडेज। तो ये जो हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन है वो हीमोग्लूटिनेशन का काम करेगी, और न्यूरामिनिडेज का अपना अलग काम है। तो जो लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं उस पे एच एन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और शॉर्ट वाले प्रोजेक्शन पे होती है फ्यूजन प्रोटीन प्रेजेंट। तो क्वेश्चन में आया है कि लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन, मतलब लॉन्ग प्रोजेक्शन पे हमें मालूम है कि एच एन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जब एच एन प्रोटीन प्रेजेंट है तो काम क्या होगा इसका? हीमोग्लूटिनेशन और प्यूरामिनिडेज की एक्टिविटी। सो आंसर डी विल बी करेक्ट हियर। अगर शॉर्ट प्रोजेक्शन का पूछा जाता तो शॉर्ट प्रोजेक्शन पे प्रोटीन होती है फ्यूजन प्रोटीन, और वो काम कराती है कि वायरस के एनवलप को फ्यूज कराती है वो सेल के मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट प्रोजेक्शन क्वेश्चन में होता तो आंसर होता एबिलिटी ऑफ वायरस एनवलप टू फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक बात आई समझ? देन अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि एनसीडी वायरस के स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अगर यहाँ एनसीडी की जगह क्वेश्चन में होता ऑर्थोमिक्सो वायरस या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, तो वहां पर लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन में कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लूटिनिन। और शॉर्टेस्ट प्रोजेक्शन में वहां प्रोटीन होगी न्यूरामिनिडेज। ये दोनों में अंतर है कि वहां पे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन में प्रोटीन है हीमोग्लूटिनिन, तो आंसर अगर ऑर्थोमिक्स वायरस क्वेश्चन में होता तो आंसर जाता बी, हीमोग्लूटिनेशन। और शॉर्टेस्ट प्रोजेक्शन का क्वेश्चन होता ऑर्थोमिक्स वायरस का तो आंसर जाता ए, क्योंकि वहां पे जो न्यूरामिनिडेज प्रोटीन है वो न्यूरामिनिडेज का काम भी करती है, साथ में एनवलप में फ्यूजन का काम भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म ऑफ आरडी ऑन द बेसिस ऑफ विरुलेंस इज, विरुलेंस के बेसिस पे आरडी का कौन सा फॉर्म है? तो विरुलेंस के बेस पे हमने आरडी के कौन कौन से फॉर्म बताए हैं? बेलोजेनिक, लेंटोजेनिक, मिसोजेनिक। क्योंकि ये जो बीच फॉर्म है, डॉयल फॉर्म है, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म है, ये विरुलेंस के बेसिस पे नहीं है, ये साइंस के बेसिस पे, साइंटिस्ट के नाम पे दिए हैं। तो विरुलेंस के बेस पे अगर क्वेश्चन आता है कि विरुलेंस के बेस पे कौन से फॉर्म है आरडी के, तो तीन ऑप्शन में से आपके पास आंसर है, या तो वेलोजेनिक या मिसोजेनिक या लेंटोजेनिक। सो यहाँ लेंटोजेनिक ऑप्शन में है, इसलिए आंसर विल बी द लेंटोजेनिक। The form of RD on the basis of virulence is lentogenic। तो ये बात समझ में आई। So by this I complete today's class and I hope all have understood the things। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, then just let me know। And what it is written here, I don't know। तो अपनी पढ़ाई करो, अप्रैल बाइंड अप होने वाला है, अप्रैल का मंथ खत्म होने वाला है। सो जस्ट go ahead with your studies and we will try to improve all the things। Okay, by this again, thanks to all।